तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे बिहार के करंट अफेयर्स। और मैं बताना चाहता हूँ बिहार के करंट अफेयर्स हम लोग जो करने जा रहे हैं जनवरी माह से करने जा रहे हैं। ठीक है, जैन से लेके सितंबर तक हम लोग करेंगे। सितंबर में आपकी प्रीलिम्स की एग्जाम है। 30 सितंबर को आपको प्रीलिम्स की एग्जाम संभावित है। ठीक है, डेट टेंटेटिव है, बदल भी सकता, पहले होने की कोई संभावना है नहीं। ठीक है, तो जनवरी से लेकर सितंबर तक के बिहार के करंट अफेयर्स करेंगे हम लोग। इसके लिए केजीएस आईएएस का जो करंट अफेयर जो आती है बिहार स्पेशल, इसको हम लोगों ने चुना है। और बेहतर करंट अफेयर से प्रतिदिन आपको एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जो कि एटलीस्ट 30 मिनट का ये होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा पहला दिन है। चलिए अब हम लोग देखेंगे बिहार के करंट अफेयर में जो सबसे पहला टॉपिक जो देखने को मिलता है, मिशन दक्ष। ठीक है, ये मिशन दक्ष क्या है? ठीक है, तो राज्य में मिशन दक्ष को स्कूलों में ड्रॉप आउट को शून्य पर लाने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, स्कूल से बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे थे। ड्रॉप आउट कहने का मतलब होता है अपना पढ़ाई को पूरा नहीं करना, बीच में पढ़ाई को छोड़ देना, उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों को मतलब क्या किया गया, राज्य में मिशन दक्ष को शुरू किया गया ताकि स्कूल में ड्रॉप आउट को शून्य पर लाने की मतलब प्रक्रिया की प्रारंभ किया गया। ठीक है, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों में ड्रॉप आउट को रोकने के लिए पूरे बिहार राज्य में मिशन दक्ष को चलाया जाएगा। ठीक है, मतलब 10वीं कक्षा के जो बच्चे जो है बीच में अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को रोकने के लिए कौन सा मिशन को लाएगा? मिशन दक्ष को लाएगा। ठीक है, अब देखेंगे मिशन दक्ष की बात करेंगे, 3 चरणों में चलेगा। इस अभियान को 3 चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण की बात करें, कक्षा 3 से लेकर 8 तक के ऐसे बच्चों की पहचान करिए जो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। ठीक है, बच्चा पढ़ाई क्यों छोड़ता है, बच्चा बीच में क्लास क्यों छोड़ देता है? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो हो सकता है भाई उसको पढ़ाई में बहुत कमजोर है। ठीक है, तो पढ़ना ही नहीं चाहता, मन नहीं लगता है, कक्षा में बहुत अधिक कमजोर है, इसलिए भी उसकी पढ़ाई से रुचि समाप्त हो जाती है। वैसे बच्चों को दूसरा चरण में शिक्षक इन विशेष कक्षाओं के माध्यम से उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, हालांकि ये सब बात कागज पे है, बिहार के शिक्षक से हमको पूरा भरोसा है, ये सब बिल्कुल भी फॉलो नहीं होने वाला है। तो शिक्षक इन्हें विशेष कक्षाओं के माध्यम से क्या होंगे, पढ़ाएंगे। और तीसरा चरण की बात करेंगे, चिन्हित बच्चों को विशेष परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो मिशन दक्ष जो था 3 चरणों में शुरू किया गया। पहला चरण में तीसरी से 8वें तक के ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी, शिक्षक इन्हें विशेष कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाएंगे। और तीसरा चरण जो होगा, शिक्षित बच्चों को विशेष परीक्षा भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे क्या है मिशन दक्ष। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कमजोर बच्चों को प्रतिदिन अलग समय देकर पढ़ाना। इस योजना की कक्षाएं 1 दिसंबर से प्रारंभ होगी। प्रत्येक कक्षा में 5-5 ऐसे बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा जो न तो हिंदी भाषा ठीक से पढ़ पाते हैं और न ही गणित के अंक पहचान पा सकते हैं, मतलब इनकी स्थिति इतनी कमजोर है। ठीक है, अब मिशन दक्ष की बात करेंगे तो किस वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाएगा, कहां से कहां तक का है? 3 से 8। ठीक है, कहां से कहां तक तो ध्यान में रखेंगे, 3 से 8। ठीक है, मतलब 3 to 8 ध्यान में रखना है। ठीक है, कक्षा का समय प्रतिदिन, अवकाश पश्चात। ठीक है, 3:30 से लेकर 4:15 बजे तक निर्धारित हो गए। ठीक है, बिहार के बच्चे बीच में स्कूल से चले जाते हैं, स्कूल समाप्त होने के बाद कौन रुकेगा सो देखेंगे। ठीक है, मतलब 45 मिनट का लगभग क्लास होगा, जो कि 3:30 से लेकर 4:45 तक होगा ऐसे बच्चों की क्लास, जो कि मतलब स्कूल की छुट्टी के बाद मतलब क्या होगा, क्लास मतलब क्या होगा, प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है बिहार के मिशन दक्ष के बारे में आपको मेंस में भी आ सकता है 8 नंबर में लिखने के लिए। ठीक है, तो ये 8 नंबर वाले प्रश्न में भी आ सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक जो आज का हमारा है, बिहार में 6 अन्य जिलों में ग्रामीण परिवहन को बेहतर किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार के 6 अन्य जिलों में ग्रामीण परिवहन को बेहतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जिलों के सुदूरवर्ती इलाकों में परिवहन व्यवस्था को बेहतर किया गया। राज्य सरकार ने 6 और जिलों को शामिल करते हुए ग्रामीण परिवहन को मजबूत करने की अपनी योजना का विस्तार किया है। तो ये तो किया ठीक है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो 6 जिले कौन सी है? ठीक है, तो 6 जिले में वैशाली शामिल है, जहानाबाद शामिल है, नालंदा शामिल है, बक्सर शामिल है, शिवहर शामिल है और आपको नवादा शामिल है। ठीक है, तो वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, बक्सर, शिवहर और नवादा शामिल है। इन 6 जिलों में परिवहन व्यवस्था को और भी मतलब क्या करना, मजबूत करना, बढ़िया करना। तो क्या ये 6 अन्य जिलों को शामिल किया गया? तो जाहिर सी बात है पहले से भी मतलब, ठीक है, पहले से भी मतलब कुछ जिले इसमें शामिल होंगे। तो पहले से इस योजना में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद शामिल थे। तो अब जाके कुल जिलों की संख्या कितनी होगी? 6+3 मतलब क्या हो गए, 9 जिले हो गई। ठीक है, जहां पर मतलब परिवहन व्यवस्था को मतलब क्या करना है, मजबूत करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के युवाओं को वाहन दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखें, अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के युवाओं को मतलब क्या किए जाएंगे, तो वाहन दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, फिर से मैं 6 जिलों का नाम रिपीट कर रहा हूँ। वैशाली है, जहानाबाद है, नालंदा है, बक्सर है, शिवहर है, नवादा है। ठीक है, पहले से योजना कहाँ पे चल रही थी, तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद में योजना पहले से चल रही थी, ध्यान में रखना। तो बिहार सरकार परिवहन विभाग मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू किया गया। इसमें क्या था, इस योजना का उद्देश्य की बात करें, मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यानी परिवहन व्यवस्था को सुलभ करना और कमजोर वर्गों के रोजगार, बेरोजगार युवक में युवतियों के लिए रोजगार का भी मतलब सृजन करना। ठीक है, कौन सा योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अनुदान की राशि कितनी है, ठीक है, तो इस योजना के अनुदान की राशि वाहन खरीद के लिए मूल्य के 50% की राशि अथवा अधिकतम, ठीक है, 1 लाख रुपए दी जाएगी। ठीक है, मतलब वाहन खरीद का जो होगा ना, ठीक है, ध्यान में, वाहन खरीद की बात करेंगे, वाहन खरीद की जो राशि जो होती है, जो कि जितनी भी राशि होगी उसकी 50% या फिर मैक्सिमम की बात करेंगे, अप टू की बात करेंगे, 1 लाख रुपए तक दी जाएगी। वाहन की खरीद मूल्य से अभिप्राय वाहन का एक शोरूम मूल्य। ठीक है, मतलब एक शोरूम मूल्य जो होगा वो, ठीक है, मतलब रोड वाला दो तरह के गाड़ी में जाइएगा ना, पता चलेगा कि गाड़ी आपने खरीदा 1 लाख रुपया का खरीदा गाड़ी। ठीक है, अब जैसे फाइनल जब होगा तो रोड टैक्स वगैरह सब कुछ क्या क्या 75, ये इसका दाम बढ़ के 1,35,000 रुपया हो गया। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो वाहन का खरीद मूल्य का अभिप्राय है, वाहन का एक शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष, बिना एवं वाहन टैक्स, तीनों को जोड़कर कुल राशि। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ई रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50%, परंतु अधिकतम 70,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अगर कोई ई रिक्शा अगर खरीदता है तो उसके खरीद मूल्य का 50% या फिर अधिकतम 70,000 रुपया दिया जाएगा। अन्य गाड़ी में 1 लाख रुपया और ई रिक्शा के लिए मतलब कितने दिया जाएगा, 70,000 रुपया। अब इसमें कौन कौन गाड़ी इसमें आएगा, इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी वाहनों को योग्य माना जाएगा। ठीक है, या तो 4 सीटर हो या फिर मतलब क्या हो, 10 सीटर हो। ठीक है, लाभुक कौन हो सकते हैं, ये मुख्यमंत्री, ठीक है, ग्रामीण परिवहन योजना के लाभुक कौन हो सकते हैं, तो लाभुक की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक की अर्हताएं निम्नलिखित होगी। प्रत्येक पंचायत के 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा। मतलब प्रत्येक पंचायत से कितने लोग होंगे, तो 5 लोग होंगे। ठीक है, जिनमें 3 लाभुक अनुसूचित जाति जनजाति एवं 2 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे। ठीक है, 3 लाभुक की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति से हो सकता है या फिर अनुसूचित जनजाति से हो सकता है, और 2 लाभुक की बात करेंगे तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे। ठीक है, लाभुक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आमंत्रण की तिथि से जिस दिन आवेदन देगा उस दिन उसकी आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, जो सरकारी सेवा में होगा गाड़ी लेके क्यों चलाएगा। ठीक है, वो पूर्व से कोई व्यवसायिक वाहन भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पास मतलब मोटरसाइकिल वगैरह तो ठीक है, लेकिन उसके नाम पर किसी भी प्रकार का व्यवसायिक वाहन नहीं होना चाहिए। व्यवसायिक वाहन में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, मान लीजिए किसी क्या बोलते हैं उसको, ऑटो हो गया, या फिर मान क्या बोलते हैं उसको, रोड बैटरी से जो चलता जो टैक्सी हो गया, ठीक है, वो हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हैं तो लाभुक को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए, मतलब जिस भी पंचायत से बिलोंग करेगा तो उस पंचायत का निवासी भी होना चाहिए। लाभुक के पास हल्के मोटरयान चालक की अनुगुप्ति होनी चाहिए, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। क्या होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब उसके पास एलवीएम, क्या होता है, एलवीएम, लाइट नहीं, एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल का उसके पास क्या होना चाहिए, तो मतलब ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब जाके ये अप्लाई किया जा सकता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, तो बताइए, मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो ध्यान में रखें, 1 लाख रुपया और 70,000 रुपया का मतलब अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, जो कि ई रिक्शा के लिए 70,000 रुपया, अन्य गाड़ी के लिए कितना है, 1 लाख रुपया। ठीक है, वाहन का प्रकार की बात करेंगे, 4 सीटर और 3 सीटर होना, 10 सीटर होना चाहिए। प्रत्येक पंचायत से कितने लोगों को चुना जाएगा, 5 लोगों को चुना जाएगा, जिनमें से 3 लाभुक की बात करें अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से होनी चाहिए, 2 लाभुक क्या होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होनी चाहिए। उम्र की बात करें 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, या उनके उनके ऊपर उनके नाम से किसी प्रकार का कॉमर्शियल व्हीकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस भी पंचायत से अप्लाई करेंगे उस पंचायत का निवासी होना चाहिए, साथ में उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एलवीएम का, लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, हल्के मोटर यान के चालक की अनुज्ञप्ति भी होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना है।
दरभंगा एम्स को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो दरभंगा में बनने जा रही है एम्स, केंद्र सरकार ने, ठीक है। दरभंगा, ये गांव का नाम ध्यान में रखिए, पिछला बार दरभंगा से गांव का नाम पूछा था 68 बीपी से, कदीरा गांव, कदीराबाद की कुछ नाम था, ठीक है। तो दरभंगा के किस गांव में एम्स बनने जा रहा है? शोभन गांव में। किस गांव में? ठीक है, ध्यान रखिए, शोभन गांव में, ठीक है। तो शोभन गांव में क्या बनने जा रहा है? एम्स बनने जा रहा है, ठीक है। तो दरभंगा के शोभन गांव में एम्स, दरभंगा के परिसर के निर्माण हेतु अपनी मंजूरी दे दी गई है। शोभन में प्रस्तावित एम्स पटना का राज्य का दूसरा एम्स होगा, ठीक है। मतलब बिहार में एम्स की संख्या कितनी होगी? 2 एम्स, ठीक है। पहला कहां? पटना में है। दूसरा एम्स कहां पे होगा? दरभंगा में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल डीएमसीएच में 2100 बिस्तरों वाले अस्पताल और शैक्षणिक भवन की आधारशिला भी रखी और सर्जिकल ब्लॉक में, ठीक है, दीदी रसोई का उद्घाटन भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे आए तो डीएमसीएच की बात करेंगे, जिसको बोलते दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, वहां पे इन्होंने 2100 बिस्तर वाला अस्पताल और शैक्षणिक भवन की आधारशिला भी रखी, ठीक है। तो दरभंगा को मिलने जा रहा है दूसरा एम्स, सॉरी, बिहार को मिलने जा रहा है दूसरा एम्स। तो बिहार का दूसरा एम्स किस जिला में मिलने जा रहा है? तो क्या बताएंगे? दरभंगा। बिल्कुल, दरभंगा जिला में मिलने, दरभंगा के किस गांव में एम्स मिलने जा रहा है? तो क्या बताएंगे? शोभन गांव। शोभन गांव में, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एम्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो बिहार में, सॉरी, भारत में टोटल एम्स कितना है? भारत में टोटल एम्स की बात करेंगे तो टोटल एम्स कितना है? 22 एम्स है, ठीक है। भारत में कितने एम्स है? तो भारत में एम्स की बात करेंगे तो भारत में एम्स की संख्या की बात करें, कितने हैं? 22 है, ठीक है। कितने एम्स है? तो 22 है, ठीक है। आप देखेंगे पूर्ण रूप से सक्रिय एम्स की बात करेंगे तो भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में आपको एम्स देखने को मिलेगा। पूर्ण रूप से सक्रिय एम्स की संख्या की बात करेंगे 6 हैं। एम्स जहां एमबीबीएस की कक्षाएं भी होती है, ठीक है, वो कहां पे? रायबरेली में है, गोरखपुर में है, मंगलागिरी में है, नागपुर में है, भटिंडा में है, बीबी नगर में है, कल्याण में है, देवघर में भी एम्स है, ठीक है। मोदी जी ने ही दिया था देवघर में एम्स। गुवाहाटी में है, राजकोट में है, ठीक है। अतिक्रमण मुक्त भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई, ठीक है। आप देखेंगे मदुरई की बात करेंगे तो मदुरई, विजयनगर, जम्मू, जम्मू में आपको ध्यान रखेगा तो निर्माण कार्य प्रगति पे है, जम्मू में भी आपको एम्स मिलने जा रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे मनेठी, दरभंगा बिहार, अवंतीपोरा कश्मीर, निर्माण कार्य मतलब यहाँ पे क्या है? प्रगति पे है, ठीक है। तो एम्स जहां केवल एमबीबीएस की कक्षाएं होती है यह है। अन्य एम्स की बात करेंगे 3 है। तो मतलब भारत में टोटल एम्स कितने? तो भारत में टोटल एम्स 22। बिहार में टोटल एम्स कितने? तो बिहार में कुल एम्स 2, ठीक है। पहला एम्स आपको पटना में है, दूसरा एम्स जो बनने जा रहा है दरभंगा के किस गांव में? तो शोभन गांव में बनने जा रहा है, ठीक है। ध्यान में, किस गांव में बनने जा रहा है? तो शोभन गांव में दरभंगा में एम्स बनने जा रहा है, ठीक है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 की बात करेंगे तो 13 से 14 दिसंबर 2023 को ज्ञान भवन पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 की एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। परफेक्शन में इसके ऊपर में दिए हुआ था, ठीक है। तो कहां पे किया गया? बिहार बिजनेस कनेक्ट की बात करेंगे कहां पे? कहां पे? ज्ञान भवन। देख लीजिएगा, ज्ञान भवन है कि विज्ञान भवन है, ठीक है। ध्यान ज्ञान भवन देख लीजिए क्या है। चलिए अब बात करेंगे इस शिखर सम्मेलन में जापान, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, बांग्लादेश आदि देशों ने भी भाग लिया, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन में राज्य कल्याण द्वारा राज्य में बेहद जरूरी औद्योगिक परिवर्तन लाने का प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में बिजनेस नेटवर्किंग, ज्ञानवर्धक चर्चा तथा आपसी तालमेल और साझेदारी के अवसरों की खोज के लिए सत्र भी किए गए, ठीक है। इस निवेशक क्षेत्र में वस्त्र, चमड़ा, आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम, खाद्य प्रसंस्करण, आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों के अवसरों पर चर्चा हुई, ठीक है। इस सम्मेलन में राज्य सरकार को 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भूमि बैंक ऑफर भी दिया गया, ठीक है। तो 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का राज्य सरकार के द्वारा भूमि बैंक ऑफर भी दिया गया। तो बिहार फिनटेक, ठीक है, क्या नाम था? बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 की बात करेंगे तो ये पटना में, ठीक है, 2 दिवसीय कार्यक्रम था जहां पे जापान, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका और बांग्लादेश जैसे देशों के मतलब उद्यमी ने मतलब क्या किया? पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलेंगे सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया। अब बिहार की किस व्यक्ति को मिला? तो बिहार की एक महिला को, इसका नाम ज्योति सिन्हा है। किसे मिला है?
ज्योति सिन्हा को मिला है, ठीक है। किसे मिला है? तो ज्योति सिन्हा को मिला है। ज्योति सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पे दिया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस कब मनाते हैं, किस तारीख को मनाते हैं? 3 दिसंबर तो को। 3 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो बिहार की किस महिला को, किस बेटी को, ठीक है, विकलांग व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो क्या नाम है इनका? नाम क्या है? ठीक है, ज्योति सिन्हा, ठीक है। और बिहार के व्यक्ति से एक प्रश्न आता है, ठीक है, या तो किसी का अवार्ड मिला रहता है उससे आ जाता है, या फिर खेल के संबंधित प्रश्न पूछ देता है, कोई अवार्ड वगैरह जीते होते हैं तो, ठीक है। अब बात करेंगे विकलांग व्यक्ति है लेकिन इनको पुरस्कार दिया गया, तो कोई तो काम की होगी ना, क्योंकि विकलांग तो बहुत सारे हैं। तो उन्हें मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। ज्योति सिन्हा को जो मिला गया है पुरस्कार, जो मिला है उत्कृष्ट विकलांग व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्यों के लिए, जो उपलब्धि के लिए जो पुरस्कार दिया गया, किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है? तो मधुबनी पेंटिंग में, ठीक है। उन्हें राज्य स्तर पर भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार समारोह हर साल विकलांग व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों के लिए, ठीक है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित होता है। तो किस मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व होती है? तो मंत्रालय की बात करेंगे तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो क्या होती है इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। बोध गया की बात करेंगे तो बोध गया में आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविर, ठीक है, लगा है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। दलाई लामा जी जो होता है तो तिब्बत का निर्वासित सरकार चलाते हैं। कहाँ से चलता है तिब्बत का निर्वासित सरकार? भारत में ही चलता है। किस जगह से चलता है? तिब्बत का एक पैरेलल गवर्नमेंट भी चलता है भारत में, धर्मशाला से चलता है। कहाँ से चलता है? तो धर्मशाला से चलता है, ठीक है। और उसके जो हेड जो है सो कौन है, तो ध्यान रखेंगे तो तिब्बती आधारित दलाई लामा। दलाई लामा एक पद का नाम है, न कि व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दलाई लामा क्या है? पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है। मतलब इनका मरने के बाद या फिर इनका जब भी मृत्यु हो जाएगा तो अगला जो व्यक्ति जो होगा वो भी तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ही कहलाएंगे। उनका भी नाम क्या होगा? दलाई लामा ही होगा, ठीक है। क्योंकि दलाई लामा का अगर वास्तविक नाम की बात करेंगे तो लाहोमो थोंदुप नाम है। क्या नाम है इनका? लाहोमो थांदुप है, ठीक है। 14वें नंबर के दलाई लामा है, मतलब 15वां नंबर जो होगा उनका भी कुछ नाम और होगा, लेकिन उनको क्या बोलेंगे? पद का नाम क्या होगा? दलाई लामा ही होगा, ठीक है। तो सिंपल सा प्रश्न ये रहेगा, बोध गया में आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविर लगा, किसकी अध्यक्षता में लगा है? दलाई लामा, ठीक है। ध्यान रखेंगे दलाई लामा की अध्यक्षता में 15 से 20 दिसंबर के बीच बोध गया के सम्मेलन का आयोजन किया गया। दलाई लामा का वास्तविक नाम लाहामो, ठीक है, लाहामो थोंदुप है, वो 14वें दलाई लामा है, ठीक है। उन्होंने 29 से 31 दिसंबर तक बोध गया के कालचक्र मैदान में, कौन मैदान में? कालचक्र, जहां पर भी नाम इंपोर्टेंट आएगा आप लोग हाईलाइट कर लोगे, ठीक है। तो बोध गया के कालचक्र मैदान में आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया एवं लोगों को 21 तरह का आशीर्वाद भी प्रदान किया, ठीक है। इस आयोजन में 30 देशों के लगभग, ठीक है, 2500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये सारे देश की बात करेंगे बौद्ध धर्म के मानने वाले, ठीक है। श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, कोरिया, वियतनाम आदि देशों के श्रद्धालुओं ने भी क्या किया? तो इसमें पार्टिसिपेट किया। तूफान की चेतावनी के लिए उपकरण लॉन्च किया गया है, ठीक है। बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों को आकाशीय पिंडों को सचेत करने के उपकरण बना रहा है, ठीक है। मतलब बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों को आकाशीय बिजली से, मतलब जो बिजली से सचेत करने के लिए एक उपकरण बना रहा है, ठीक है। और इस उपकरण बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो आईआईटी पटना को दी गई है। किसे दी गई है? तो इस उपकरण बनाने की जिम्मेदारी की बात करेंगे आईआईटी पटना को दी गई है। यह उपकरण पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, लॉकेट का टाइप का होगा जिसको लोग पहन सकते हैं, ठीक है। कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, ठीक है, रॉकेट जैसे या लॉकेट जैसा, यानी किसान या मजदूर इसके शरीर पर लॉकेट की तरह पहन सकते हैं। यह उपकरण की खासियत है कि यह विद्युत उष्मीय है और शरीर की उष्मा से चार्ज हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा, मतलब शरीर की उष्मा से, ठीक है। इस उपकरण को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली या बैटरी की जरूरत नहीं होगी। पेंटेड से सभी प्रकार के मौसम संबंधी चेतावनी स्थिति अलर्ट जारी किया जाएगा। वज्रपात के अलावा भारी वर्षा तूफान के दौरान भी आधे घंटे पहले ही अलर्ट जारी कर देगी, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न बनेगा, तूफान की चेतावनी के लिए जो बिहार सरकार का विभाग की बात करेंगे, बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक अपना डिवाइस बना रहे, डिवाइस बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो क्या बताएंगे? आईआईटी पटना। आईआईटी पटना को दिया गया, ठीक है। इस डिवाइस को चार्ज करने की क्या है? तो ये शरीर का जो गर्मी जो होता है, ठीक है, शरीर का जो उष्मा होता है उससे ही चार्ज हो जाएगी, अलग से इसको चार्ज करने की किसी भी प्रकार की
नहीं होगी, ठीक है, आवश्यकता नहीं होगी। बाद के वज्रपात के अलावा वर्षा और तूफान के दौरान जो भी आपदा जो आता है उससे इससे लोगों को कितने देर पहले ये सूचित कर देगी कि भाई साहब ऐसा कुछ होने वाला है, तो आधा घंटा पहले, ठीक है, ध्यान में कितना, आधा घंटा पहले लोगों को सूचित कर देगी। बिहार डेयरी एवं मवेशी एक्सपो 2023, ठीक है, बिहार डेयरी एवं मवेशी एक्सपो की बात करेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय बिहार डेयरी और मवेशी एक्सपो 2023 का आधिकारिक उद्घाटन किया, ठीक है। कहां पे किया ये, तो इसका आयोजन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में किया गया। तो बिहार डेयरी मवेशी में एक्सपो 2023 का उद्घाटन की बात करेंगे, कहां पे किया गया, तो इसका आयोजन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बसु के परिसर में किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक नए कॉम्फेड कार्यालय भवन और एक मत्स्य विज्ञान भवन की भी आधारशिला रखी। उसके अलावा अगर बात करें जहां से प्रश्न बनने का सबसे अधिक चांस है, एक पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज समर्पित किया, किस जिला को, मतलब एक पशु चिकित्सा नीतीश कुमार ने दे दिया, मुख्यमंत्री साहब ने दे दिया तो किशनगंज को, ठीक है, किशनगंज में एक पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज भी मतलब क्या किया, समर्पित किया, ठीक है। पशु पोषण ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया, इस अवसर पर इन्होंने पशु पोषण ऐप को भी लॉन्च किया है, ठीक है। इस मेले में अन्य राज्यों से विभिन्न उन्नत किस्म के दुधारू पशु भी आए थे, ठीक है। तो बिहार डेयरी एवं मवेशी एक्सपो की बात करेंगे, इसका आयोजन कहां पे किया गया, तो इसका आयोजन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में किया गया, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक नए कम्फोर्ट कार्यालय भवन और एक मत्स्य विज्ञान भवन की आधारशिला भी रखी। उन्होंने किशनगंज में एक पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज भी समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया, उस ऐप का नाम क्या है, इस ऐप का नाम है पशु पोषण। कौन सा ऐप है, तो पशु पोषण ऐप आपको ध्यान में आपको रखना है। क्या बासुपट्टनम में है, किशनगंज में होगा ना, बसुपट्टना, वहां से सीधे किशनगंज कैसे निकल जाएंगे, ठीक है। बासु चेक कीजिए कहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बासु चेक कीजिए कहाँ पे, किशनगंज में कि पटना में, चेक कर लीजिए, ठीक है। मे भी कहीं यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। जिसे हरियाणा के पानीपत की मुर्रा भैंस गोलूदू आकर्षण का केंद्र था, ठीक है। तो इस मेला में जो था बहुत जगह के दुधारू पशु भी आए थे, जैसे कि बात करेंगे तो हरियाणा के पानीपत से मुर्रा भैंस आया था, गोलूदो जो कि आकर्षण का केंद्र बना था। मुख्यमंत्री ने कम्फोर्ट पटना में, ठीक है, मुख्यमंत्री ने कम्फोर्ट पटना में 5 नए उत्पाद, जिसमें मिठाई था, नमकीन था, बिस्कुट है, ब्रेड और पेयजल, पेयजल की बात करेंगे सुधा सलील को भी इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री द्वारा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना का विमोचन किया गया, बासु की बात करेंगे पटना में ही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना का भी विमोचन किया गया, ठीक है। अब कम्फोर्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जहां पे मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया, तो कम्फोर्ट में, अब कम्फोर्ट पटना में 5 नए उत्पाद की यहाँ पे नींव रखी, जिसमें से नमकीन शामिल है, मिठाई शामिल है, बिस्कुट भी है, ब्रेड भी है और पेयजल भी है। पेयजल का नाम क्या है, क्या नाम है जो कम्फोर्ट की तरफ से पेयजल मिलता है, इसका नाम क्या है, सुधा सलील। तो कभी भी आप लोग जाए तो, हालांकि नॉर्मल दुकान में तो नहीं मिलेगा, तो इसी को पिए, ठीक है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को पैसा जाता है, ठीक है, सुधा आउटलेट में मिल जाएगा, सुधा सलील, ठीक है। बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्फोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। पूछा जा सकता क्वेश्चन है कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बिहार राज्य के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम किया। ऑपरेशन फ्लड की बात करेंगे तो ऑपरेशन फ्लड का मतलब कार्य क्या था, तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, क्या नाम है उनका, वर्गीज कुरियन। हाल फिलहाल में ग्रीन रेवोल्यूशन का भी निधन हो गया है, ठीक है, उनका भी नाम क्या है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो दोनों व्यक्ति जो थे ग्रेट पर्सनालिटी, दोनों का निधन हुआ है, ठीक है। पहले वर्गीज कुरियन का देहांत हुआ, फिर उसके बाद MS स्वामीनाथन का, ठीक है। कॉम्फेड अपने दूध उत्पादन को किस नाम से बेचता है बिहार में, सुधा के नाम से बेचता है, ठीक है। यह बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 द्वारा शासित है। तो दुग्ध उत्पादन को क्या क्या नहीं आता, सब कुछ तो लगभग आता ही है, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो थी, कॉम्फेड की बात करेंगे, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ में इसकी स्थापना 1983 में इसकी हुई थी, ठीक है। अब बिहार पशु विज्ञान बासु के, हाँ पेड़ा तो बहुत मस्त होता है, सही बात, आजकल तो इसका केवल लस्सी पी रहा है, ठीक है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बासु के संदर्भ में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि आपने पूछा से बासु कहाँ पे है,
तो पढ़ लीजिए, ठीक है। 29 अगस्त 2016 के बिहार राज्य पत्र में अधिसूचित राज्य के अधिनियम के माध्यम से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बासु की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय पटना में है, ठीक है। 13 जून 2017 को पहले कुलपति की नियुक्ति के साथ विश्वविद्यालय शुरू हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखिए 2016 को मतलब अधिसूचित किया गया, मतलब अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार ने किया। 2017 से विश्वविद्यालय क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बासु कहाँ पे है? तो पटना में है। पटना में। किशनगंज नहीं, पटना में है। किशनगंज में तो उन्होंने पटना। खोला है, ठीक है। किशनगंज में क्या खोला था? क्या खोला था किशनगंज में इन्होंने? किशनगंज में क्या खोला था इन्होंने? एक पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज समर्पित किया, ठीक है। समझ गया ना? और जो लॉकेट जो था, जो कि आपदा की जानकारी देगा, वो लॉकेट को बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? आईआईटी पटना। आईआईटी पटना को दिया गया था, ठीक है। चलिए 10 मिनट और करेंगे। अब देखिए पुरस्कार, सम्मान और उपाधि के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में बिहार को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, आ गया आपका 1 मार्क्स, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये आएगा पक्का। अब कुछ भी प्रश्न पूछे लेकिन इससे रहेगा, इससे रिलेटेड प्रश्न आपका पक्का रहेगा, ठीक है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार की बात करेंगे तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है 2023 में बिहार को, ठीक है, क्या चीज के उत्पादन में, ठीक है, प्रथम पुरस्कार में फसल के उत्पादन में, ठीक है, फल के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में, या फिर मोटे अनाज के उत्पादन में, क्या चीज के उत्पादन में दिया गया, ठीक है। तो बिहार को फसल उत्पादन में, ध्यान में रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ मतलब क्या दिया गया? राज्य का मतलब पुरस्कार दिया गया, ठीक है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये पुरस्कार की बात करेंगे, पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा, ठीक है। ये कृषि क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से पुरस्कार प्राप्त किया, ठीक है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये सचिव संजय अग्रवाल आईएएस अधिकारी होंगे, ठीक है। इनको ये पुरस्कार मिला, बिहार के बिहार पे इन्होंने पुरस्कार लिया। ये 14वां नंबर का कृषि नेतृत्व पुरस्कार था जिसमें बिहार को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एकीकृत प्रौद्योगिकी अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार ने 2008 से विभिन्न कृषि रोड मैप के माध्यम से बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया जिसका कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो बिहार सरकार की अभी कौन सी रोड मैप है? तो क्या बताएंगे? बिहार सरकार की कृषि संबंधित कौन सी रोड मैप है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तो चौथी रोड मैप है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बिहार सरकार की कौन सा है? तो चौथी रोड मैप है। कब से कब तक समय काल है चौथी रोड मैप का? 2023 से 2028, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 23 से लेकर, देखिए पहला रोड मैप कब आया था? तो 2008 में पहला रोड मैप आया था, ठीक है। हाँ ठीक है, 2007 से 12 है, लेकिन देख लीजिएगा 7-8 होना चाहिए, ठीक है। 8 से 12 चेक कर लीजिए। आपका एक रोड मैप जो था 4 वर्षों के लिए ही था, ठीक है। शैक्षिक पुरस्कार की बात करेंगे तो हथुआ महाराज बहादुर मृगेंद्र प्रताप शाही भूमिहारों के, ठीक है, बघोचिया राजवंश से संबंधित एक शरणार्थ है। यह राजवंश बिहार के सारण जिले में स्थित था, ठीक है। तो यहाँ से पुरस्कार की बात करेंगे, पुरस्कार दिया हुआ है, ठीक है। शैक्षिक पुरस्कार की बात करेंगे, ठीक है। हथुआ महाराज, ठीक है, बहादुर मृगेंद्र प्रताप शाही भूमिहारों के, ठीक है, बघोचिया राजवंश से संबंधित एक शरणार्थ है। यह राजवंश की बात करेंगे तो बिहार के सारण जिले से संबंधित है। डॉक्टर कौशल गिरी जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। इन लोगों को शैक्षिक पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब क्या दिया गया इन लोगों को? पुरस्कार क्या दिया गया? पुरस्कार के बारे में हम लोग जरा जान लेते हैं, ठीक है। तो हथुआ महाराज की बात करेंगे, इनका जो रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ थाईलैंड, ठीक है, संस्था के द्वारा इनको बुद्धिस्ट एजुकेशन संबंधित क्षेत्र है। डॉक्टर कौशल गिरी की बात करेंगे तो मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका, ये चिकित्सा अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों को क्या मिला है? तो शैक्षिक पुरस्कार मिला है, ठीक है। क्या मिला है? तो शैक्षिक पुरस्कार मिला है। किसे किसे मिला है? तो हथुआ महाराज बहादुर मृगेंद्र प्रताप शाही भूमिहारों के बघोचिया राजवंश से संबंधित एक शरणार्थ है। यह राजवंश बिहार के सारण जिले में था। डॉक्टर कौशल गिरी की बात करें, जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इनको क्या मिला है? शैक्षिक पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब इनकी संस्था के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हथुआ महाराज जो है, इनके रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ थाईलैंड है,
ये बुद्धिस्ट एजुकेशन से संबंधित है क्षेत्र इनका। डॉक्टर कौशल गिरी की बात करेंगे तो मेरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में है और चिकित्सा अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं हर घर गंगा, हर घर गंगा जल योजना। ठीक है, जो कि कई बार प्रश्न पूछा है 67 बीपीएससी, 66 में, 67 में, 68 में नहीं था सर। ठीक है, कि था उसमें भी नहीं, 68 में नहीं था, 66 या 67 में था। हर घर गंगा जल योजना से, हर गंगा जल योजना ने एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ठीक है, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने हर घर गंगा जल योजना की एक साल की मात्रा को बेमिसाल बताया, एक साल की यात्रा को क्या बताया इन्होंने, बेमिसाल बताया। ठीक है, अब इससे जो प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है सो देखिए इसी के बीच से प्रश्न कई बार होता है। गंगा जल योजना के बारे में आप लोग जान लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके 27 नवंबर 2022 को राजगीर में और 28 नवंबर 2022 को गया में इसका उद्घाटन किया था। यहीं से बार बार गलती कर देता है। ठीक है, पहले तो इसका राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया एक दिन पहले। ठीक है, 27 तारीख को कहां पे किया गया, राजगीर में किया गया। ठीक है, 27 तारीख को, 27 नवंबर को राजगीर में। ठीक है, फिर एक दिन की बात करेंगे, गया में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, ध्यान में 28 नवंबर को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पहले इसका उद्घाटन कहां पे हुआ, राजगीर में हुआ। ठीक है, फिर इसका उद्घाटन कहां पे हुआ, तो एक दिन के बाद इसका उद्घाटन जो था आपको गया में हुआ। अब इस योजना के तहत कहां कहां पे गंगा जल का पानी पहुंचाया जाएगा, तो राजगीर, गया और बोध गया और नवादा में। ठीक है, राजगीर में, गया में, बोध गया में और नवादा के शहरी इलाकों में हर घर तक गंगा जल पहुंचाया जाए। कहां कहां पे, राजगीर में, गया में, बोध गया में और नवादा में। ठीक है, इस योजना को भारत सरकार के केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा जल संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन की श्रेणी में सम्मानित भी किया गया है। इस योजना के तहत गंगा नदी का बाढ़ का जल जो हर साल बर्बाद हो जाता है उसे मानसून अवधि के दौरान एकत्र किया जाएगा, मतलब उसको जमा किया जाएगा और 151 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से दक्षिण बिहार के प्रमुख जल अभाव वाले क्षेत्र जहां पे पानी कम होता है, सूखा पड़ता है, वहां पे इसको पहुंचाया जाएगा, जहां पे राजगीर है, गया है, बोध गया है, नवादा है। ठीक है, और कितने किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाई जा रही है इसके लिए, 151 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान, इस योजना के तहत, ठीक है, राजगीर, गया, बोध गया, नवादा में शहरों में प्रति व्यक्ति लगभग कितने लीटर गंगा जल, मतलब गंगा जल नल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी दिया जाएगा, 135 लीटर। ठीक है, 135 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कराई जाएगी। ठीक है, ये पेज को कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, कर दूं, छोड़ दूं, रहने देते। ठीक है, हमको लग रहा है ऊपर से जा रहा है। ठीक है, कल हम लोग आरक्षण पद्धति के बारे में आरक्षण पढ़ेंगे, बिहार में आरक्षण देखेंगे और हो सकता है इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए, डाटा वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है।